Okay, so hello बच्चों, we are going to start the topic that is the respiratory system, जो कि आपको इससे क्वेश्चन मिलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस पे आते हैं। और आप यहाँ पे कुछ बेसिक डायग्राम देख रहे हैं कि जो कि हमारे लंग्स हैं या उसके अंदर ये जो डक्ट्स होते हैं, चैम्बर्स होते हैं, उनके बारे में, और इस पे आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस को। ओके, द आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मतलब जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, तो ये जो इसका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा फंक्शन क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। क्या टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, क्या इससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, या विद द हेल्प ऑफ दिस वी ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी, हम इस रेस्पिरेशन से न्यूट्रिएंट्स फैलाते हैं पूरी बॉडी में, या है टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एंड टू एड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अगर आप देखें यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात सी है, यहाँ पर हम रेस्पिरेशन में इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, और फिर हमारे बॉडी के अंदर लंग्स के टिश्यूज़, कैपिलरी एक्शन वगैरह वहाँ पर होता है, कैपिलरी का इन्वॉल्वमेंट होता है, जिससे कि हमारे पास ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, एंड उसका उस तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड भी ब्लड से डिफ्यूज होता है, एंड वी गेट अ होल प्रोसेस। तो प्राइमरी फंक्शन यहाँ पर क्या है, तो हमारा जो आंसर है इसका, दैट इज़ टू सप्लाई द ऑक्सीजन एंड टू रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सी इसका ऑप्शन है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन हमारे पास है कि जैसे आप देखें कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसको बोर्ड कर दिया गया है, इसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा कि द मेन पर्पज़ ऑफ दिस रेस्पिरेशन इज़ टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये गैसेस किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? बिटवीन द बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। डेफिनेटली एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और एनवायरनमेंट में ही कार्बन डाइऑक्साइड को हम भेज रहे हैं। Specifically, the respiratory system is responsible for the bringing oxygen into the body and removing carbon dioxide. Definitely हम शरीर के अंदर ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेजते हैं, विच इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा वर्ड है। एक सेलुलर लेवल पर जो रेस्पिरेशन होता है, उसमें जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी को हम रेस्पिरेशन से, जो हमारा मोटे मोटे तौर पे जो रेस्पिरेशन कहते हैं, उससे हम उस कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में भेजते हैं। ओके, व्हेन वी ब्रीथ इन, एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू द माउथ और नोज एंड ट्रेवल्स डाउन द विंड पाइप, दैट इज़ द ट्रैकिया। तो जो आपका ट्रैकिया होता है, उसके थ्रू विंड पाइप के थ्रू जो एयर है वो हमारे लंग्स की तरफ जाते हैं, इनटू द लंग्स। द एयर इज़ देन ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स क्रॉस कॉल्ड द ब्रोंकाइलिस। तो जो ब्रोंकाइलिस होते हैं, जो ब्रांचिंग होती है लंग्स के अंदर, जो विंड पाइप के थ्रू है, उसके थ्रू वो जो हमारी इनहेल की गई एयर है वो अंदर फैलती है, अनटिल इट रीचेस द एल्वेली। एल्वेली के पास ये जाती है, वहाँ तक पहुँचती है, विच आर टाइनी एयर सैक्स इन द लंग्स। तो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, ये जो आपका एल्वेली होता है। एल्वेली एक्चुअली लैटिन वर्ड से ओरिजिनेट है, इसका मतलब ही होता है स्मॉल पैकेट्स, एक तरह की स्मॉल चैम्बर्स जो आप कह सकते हो। हम लोग उसका डायग्राम देखेंगे। सो इट इज़ हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। देखिए, ये पैराग्राफ जो आप पढ़ रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे ही आपको मिलते हैं क्वेश्चन पेपर में। टेक्स प्लेस बिटवीन द एल्वेली एंड द कैपिलरीज दैट सराउंडेड देम। तो जो एल्वेली है, एल्वेलीज जो हैं, जो वो चारों तरफ से कैपिलरी, महीन महीन नसें होती हैं, ब्लड जिसमें कैरी होता रहता है, उनसे घिरी होती हैं, और एल्वेली और उन कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज होता है, वहीं से वो गैसों का एक्सचेंज हम लोग देखते हैं। तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ डिफ्यूजेस, दिस
इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द प्रोसेस जिसके थ्रू एक्सचेंज होता है. डिफ्यूजेज थ्रू द वॉल ऑफ द alveoli into the blood stream, while the carbon dioxide diffuses in the opposite direction and is exhaled from the body. तो जहाँ एक तरफ alveoli से डिफ्यूज होती है कैपिलरी की तरफ ऑक्सीजन, वहीं दूसरी तरफ ब्लड से हमारे alveoli की तरफ डिफ्यूज होता है CO2, और दोनों का अपोजिट डिफ्यूजन होता है. इसे यहाँ लिखा है ना, अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हम गैसेस का एक्सचेंज देख पाते हैं. और आगे लिखा है, इन एडिशन टू दिस रोल इन एक्सचेंज द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द pH ऑफ ब्लड बाय कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द बॉडी. तो एक चीज़ और साथ साथ होती है कि जब ये एक्सचेंज हो रहा होता है तो CO2 का लेवल और ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में मेंटेन होता है. इससे उसकी जो pH वैल्यू होती है ब्लड की, वो भी मेंटेन होती है. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द इम्यून सिस्टम में भी का रोल होता है, एज इट प्रोड्यूसेस म्यूकस एंड कंटेन्स सेल दैट हेल्प टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में म्यूकस का क्या रोल होता है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी देखेंगे क्वेश्चंस में. पर इम्यून सिस्टम को भी ये सपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस को और उसको इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. फाइनली द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑल्सो प्लेज अ रोल इन वोकलाइजेशन. बिल्कुल जो हम बोलते हैं तो उसमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी जो माउथ कैविटी होती है, इसका यूज होता है एज द मूवमेंट ऑफ एयर ओवर द वोकल कॉर्ड इन द लाइनेक्स अलाउ अस टू प्रोड्यूस साउंड. तो जो लाइनेक्स होता है उसके थ्रू हम जब बोल रहे होते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ये एक छोटा सा डायग्राम है. जैसे ये आपके एल्वियस चैम्बर है जहाँ से ये एक रेस्पिरेशन मेम्ब्रेन है. तो आपके एल्वियली जो कि जिससे कि यहाँ ऑक्सीजन आई है हमारे विंड पाइप के थ्रू, तो यहाँ से ऑक्सीजन हमारी इस कैपिलरी के अंदर डिफ्यूज़ होती है. वहीं दूसरी तरफ हमारी कैपिलरी जो ब्लू ब्लड स्ट्रीम है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर एल्वियस सेक्शन को चली जाती है, ऑक्सीजन इसमें आ जाती है, जिससे कि वो आगे एक तरह से हम प्योर कह सकते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड से लेस अमाउंट होकर के ऑक्सीजन के एक्सेस के साथ वो ब्लड आगे बहता रहता है. ओके इस तरह से थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे. अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे, सेलुलर लेवल पे देखेंगे, तो किस तरह से ये सेलुलर लेवल पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. एक सिस्टम में कैपिलरी एक्शन भी दिख रहा है और इंटरस्टेरियल फ्लूइड की भी बात हो रही है. इतना डिटेल में आपको अभी कुछ जाना नहीं है. आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो जैसा कि ये नाम मैंने लिया था इससे पहले, इसके बारे में कुछ बात की गई है, तो ये वो है. अब देखो यहाँ पर ये है हमारा, यहाँ से हम सांस ले रहे हैं, ये हमारी विंड पाइप है, और इस विंड पाइप के थ्रू ये जो ब्रांचिंग है, ये जो पूरी ब्रांचिंग है जिसके थ्रू ये जो ऑक्सीजन हमने ली है, एयर है, वो यहाँ पर चारों तरफ फैल जाती है. और अगर हम इनको और माइन्यूटली देखेंगे तो इसके अंदर इस तरह के ये सैक्स बने होते हैं, एल्वियली जिसको हम कह रहे हैं, जो पैकेट है, चैम्बर है, ये है. और आप जरा देखो यहाँ पर इन एल्वियलीज के ऊपर कैपिलरी का जाल है. अब यहाँ पर आपको ब्लू और रेड दो तरह के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. तो एक्चुअली ये जो कलर कोडिंग है इस तरह से की गई है कि जो ब्लू है इसके पास CO2 रहता है और वो एक्सचेंज करता है, जैसे वो ऑक्सीजन एक्सचेंज कर लेता है तो उसमें ऑक्सीजन आ जाती है, और वो रेड से शो किया है. तो रेड कलर इज़ शोइंग दैट कि इस समय इस ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन है, और ब्लू कलर इज़ शोइंग दैट कि इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. तो ये जो आप छोटे छोटे गोले देख रहे हो जिसको कि हम एल्वियली कहते हैं, इसका क्रॉस सेक्शन ये है. देखो आप खाली खाली पैकेट्स हैं यहाँ पर जिसके अंदर वो एयर आती है और वो डिफ्यूजन होता है इन कैपिलरीज़ के ऊपर. तो ये सारा काम इन एल्वियलीज में होता है. तो ट्रैकिया नहीं है, ब्रोंची नहीं है, डायफ्राम नहीं है, और डायफ्राम और एल्वियली है इसके लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो आंसर है हमारा एल्वियली है जो कि स्मॉल कैविटी होती है. ओके अब हम पढ़े हैं तो एल्वियली जो होता है ये टाइनी बैलून लाइक सैक्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, लोकेटेड होते हैं एट द एंड ऑफ द ब्रोंकाइलिस, जो ब्रांचिंग है उसमें होते हैं. एंड इन द लंग्स के अंदर जो हमने देखा इससे पहले कि अगर आप देखें तो इससे पहले कि आप ये जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो यहाँ पे जो ब्रांचिंग है, इसी ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं, इसी ब्रांचिंग में ये रहते हैं यहाँ पर. ओके सो आगे बढ़ते हैं.
यहाँ पर देखते हैं कि दे आर सराउंडेड बाय डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, डेफिनेटली बहुत डेंस नेटवर्क होता है विच अलाउज फॉर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। ये अब ध्यान रखिएगा कि ये जो बलून लाइक सैक्स होते हैं, एलोवेलाई जो होते हैं, इनके चारों तरफ कैपिलरी का जाल होता है जिससे कि ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूजन होता है। Oxygen from the air we breathe diffuses through the wall of the alveoli and into the capillaries where it is then carried to the rest of the body। ठीक है, वहाँ से diffusion हो जाता है। At the same time carbon dioxide produced by the body cell is carried to the blood stream to the lungs where it diffuses out of the capillary into the alveoli, ठीक है, to be exhaled from the body से बाहर निकालने के लिए होते हैं। This exchange of gas in the alveoli is crucial for maintaining the proper balance of oxygen and carbon dioxide in the body which is necessary for the प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल बॉडी सिस्टम। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है एलोवेली का इस पूरी रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो आप खुद ही सोच सकते हो सांसों की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो गंभीर बीमारियां होती हैं उसमें कहीं ना कहीं इस एलोवेली ये जो चैम्बर होते हैं इन पे अफेक्ट होता है, इन्हीं पे ही नुकसान होता है। तो अगर इनका नुकसान हुआ तो इसका मतलब है पूरा और डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड का वो अफेक्टेड होगा और वही एक सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट सेक्शन है और ये कब कब डैमेज हो सकता है और किन किन कंडीशन में डैमेज होना ही एक तरह के क्वेश्चन बनाता है कि किस किस तरह की बीमारियां होती हैं जो कि इस एलोवेली डैमेज के थ्रू इंसानों में होती हैं। तो थोड़ा सा डिटेल आप और देखेंगे, डायग्राम है यहाँ पर एक देखिए आप, अब थोड़ा सा डिटेल में हो रहा है ये कुछ जहाँ जिसके बाद से ब्रांचिंग शुरू होती है क्योंकि वो ब्रांचिंग है। इसके आखिर में ये आपके एलोवेलर सैक्स लगे हैं, एलोवेली हैं, ये भी सैक्स हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर खोखले से हैं ये कुछ जहाँ से एयर इसके अंदर आती है, इसके अंदर भर जाती है और इन सैक्स को जो घेरे हुई जो ब्लू और रेड कलर का आप देख रहे हो ये पूरा वो कैपिलरी का जाल है। तो ये आपका स्मूथ मसल से टर्मिनल ब्रोंकाइली मतलब इसके बाद से सैक्स एलोवेलर सैक्स लगे हुए हैं, उसके अंदर पोर्स हैं, उसके अंदर डक्ट हैं, ये डक्ट हैं, पोर है जिनके थ्रू सारा होता है। और ये आप देखो ये जो ब्लू कलर की और रेड कलर की जाल आप देख रहे हो ये कैपिलरी है और ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइली है ये जो मसल्स हैं जो वेन्स हैं जो कि इसके ऊपर कैपिलरी के फॉर्म में है। अब यहाँ पर आप देखो रेड कलर इज़ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें CO2 कंटेंट है, अभी एक्सचेंज नहीं हुआ है। ऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन है। अब अगर इसको थोड़ा और माइक्रोस्कोपिक पे आप देखते हैं, इसको हिस्टोग्रामिक एक तरह से कह सकते हो, तो एल्वेओलर सैक जो है वो यहाँ पर दिख रहे हैं, यहाँ पर ये जो खाली जगहें हैं और ये आपकी ब्लड वेसल्स हैं, क्रॉस सेक्शनल हम कुछ देख रहे हैं। अब ये कुछ डिटेल है, एलोवेलर डक्ट हैं, एलोवेली हैं, ये सब चीज़ें हैं जहाँ से एक्सचेंज होता है। तो यू नीड नॉट टू गो मच डिटेल। ये मेरे ख्याल से ये जो डायग्राम है ये आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा क्योंकि ये दिमाग में रहेगा तो आपको वो जाल और वो जो पूरा वो सब रहता है कैपिलरी का वो आपके दिमाग में रहेगा। Now, what is the purpose of the mucus produced by the respiratory system? अभी हमने कहा था इससे पहले कि आखिर इस म्यूकस का काम क्या होता है। तो वहाँ पे मैंने पहले पैराग्राफ में आपको बताया था कि ये एक तरह से इम्यूनिटी को भी इन्हेंस करता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है टू ट्रैप द डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल, मतलब म्यूकस जो होता है वो जो हम सांस में जब हम हवा खींचते हैं तो जो भी डर्ट है, कोई भी डस्ट है या भी कुछ है उसको ट्रैप कर लेता है। या टू एड इन एक्सचेंज गैस, म्यूकस का काम गैस एक्सचेंज करने में है। या टू लुब्रिकेट द एयरवेज, जो हमारा सांस लेने का पूरा पैसेज है उसको लुब्रिकेट करना है। या हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को रेगुलेट करना है, उसको मेंटेन करना है, इस म्यूकस का काम है। तो खुद ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो पर्पज़ है वो है ट्रैप करना डर्ट और डस्ट पार्टिकल्स को। देखिए एक चीज़ को यहाँ पर, अब जो पर्पज़ है जो म्यूकस का, द पर्पज़ ऑफ द म्यूकस produced by the respiratory system is to help protect the lungs and airways from the foreign particles like dust, dirt, bacteria, इनसे बचाना है, एक तरह की लेयरिंग जैसी होती है। So mucus is a sticky substance that is produced by the गॉबलेट सेल। इसको याद रखना, जो कफ होता है ना, जब आपको जकड़न से खांसते हैं तो लंग्स जो पूरा विंड पाइप होता है उससे बलगम निकलता है, एक तरह से म्यूकस वो बन जाता है वही। तो एक तरह से जो गॉबलेट सेल्स होती हैं वो इनको प्रोड्यूस करती है। इनका मेन पर्पस होता है सिक्योर करना हमारे लंग्स को इन फॉरेन एलिमेंट से। सो इन द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी
ट्रैक्ट उसमें रहती हैं. इट एक्ट्स एज अ ट्रैप फॉर दीज फॉरेन पार्टिकल्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स एंड कॉजिंग डैमेज और इन्फेक्शन. ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पर लगे हाथ हम पढ़ लेते हैं. सीलिया एक तरह के फाइबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत छोटे छोटे महीन से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं सीलिया. ये क्या होते हैं, ये भी हमारी विंड पाइप में एक तरह से रहते हैं और म्यूकस के साथ ये भी एक पार्टिसिपेट करते हैं. तो सीलिया विच इज़ अ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द surface of the respiratory tract also play a role in the प्रोटेक्टिंग द लंग. तो म्यूकस के अलॉन्ग सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ये भी अपना रोल प्ले करता है. तो सीलिया बीट बैक एंड फोर्थ इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर. अब जो सीलिया होता है सरफेस पे है तो उस पर अपनी जगह पर इस तरह से हिलता डुलता रहता है. जैसे हवा चलती है तो घास हिलती है दाएं बाएं, उस तरह से हिलते डुलते रहते हैं इस तरह से कि वो एक वेव लाइक मोशन क्रिएट करें. और उस वेव लाइक मोशन से म्यूकस भी मूव करता है और साथ ही साथ उस म्यूकस में ट्रैप जो पार्टिकल होते हैं वो भी मूव करते हैं. और कहाँ जाते हैं, आउट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. तो धीरे धीरे वो हमारे विंड पाइप से, लंग से, विंड पाइप से होते हुए हमारे मुंह से होते हुए हम उसको बाहर थूक सकते हैं. तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द म्यूकोसिलरी एस्केलेटर. तो जो म्यूकोसिलरी एक्सेलरेटर होता है जो म्यूकस और सीलिया का मिल करके एक होता है. और इस एस्केलेटर्स क्या कहते हैं, क्योंकि जैसे हम मॉल्स वगैरह में देखते हैं कि जो स्टेयर्स होती हैं, जीने होते चलते रहते हैं, इनको एस्केलेटर कहते हैं. तो नीचे से लोगों को ऊपर ले जाते हैं, ऊपर से नीचे लाते हैं. तो यहाँ पर भी ऐसा होता है. लेट अस सी मोर डिटेल. यहाँ पर देखो कि इन एडिशन टू प्रोटेक्टिंग द लंग, म्यूकस ऑल्सो सर्व्स टू मॉइस्चराइजिंग द एयरवे एंड कीप देम फ्रॉम द ड्राइंग आउट. ठीक है, ये भी हो सकता है. तो अगर आपके पास दो आंसर हैं कि एयर डक्ट को जो म्यूकस का काम है डस्ट पार्टिकल को बॉडी के अंदर से बाहर निकालना, और दूसरा है कि मॉइस्चराइज करना, अगर पहला वाला ना हो तो आप इसको आंसर कर सकते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ड्राई एयरवेज आर मोर ससेप्टेबल फॉर द डैमेज एंड इन्फेक्शन. तो म्यूकस से मॉइस्चराइजेशन होता है, डेफिनेटली होता है. अगर ना हो तो वो जो सूख जाएँ तो एयर के पैसेज से वो इन्फेक्ट हो सकती हैं, इवन डैमेज हो सकती हैं. हाउएवर इफ टू मच म्यूकस इज प्रोड्यूस इट कैन लीड टू द कंडीशन सच एज कंजेशन, कफिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीदिंग. तो अब म्यूकस की एक लिमिटेशन है ना, बहुत ज़्यादा हो गया तो कफ, कंजेशन और बलगम वो सब कम हुआ तो उसकी वजह से फिर ड्राइनेस आ जाएगी, जो कि दोनों ही हार्मफुल है. तो इन सम केसेस एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन कैन बी सिम्टम ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस सच एज अस्थमा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस. तो ये सब कुछ ज़्यादा बलगम बनना भी हमारे लिए सही नहीं है. तो आप देखो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो ये येलो कलर का आप रीजन देख रहे हो दिस इज द म्यूकस, और इसके पीछे जो ये पर्पल कलर की जो लाइनिंग आप देख रहे हो जैसे सीलिया, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो ये सीलिया जो होता है ये अपनी जगह पे मूवमेंट करता है. और ये जो ब्राउन कलर के आप देख रहे हो दे आर द डस्ट पार्टिकल. तो म्यूकस ने ये जो डस्ट पार्टिकल हैं जो वो ट्रैप कर लिए हैं, अब ये डस्ट पार्टिकल को हमें वापस से हमें थूकना है बाहर, ये हमारे बॉडी से बाहर निकलना है. तो ये म्यूकस के थ्रू क्या होते हैं, ये सीलिया इनको ऊपर भेजता है, अपर एक्सक्लेरेटर कहते हैं. और इसी को हम सिस्लिक म्यूकोसिलिक सिलिटरी एक्सक्लेरेटर्स कहते हैं. लेट अस सी दिस एनिमेशन. तो आप देखो यहाँ पर ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास ये डस्ट पार्टिकल है, जो डस्ट पार्टिकल मूव कर रहा है ऊपर की तरफ. और ये आप जरा देखें इनका जो मोशन है, जो सीलिया है, फाइबर हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, उनके इस मोशन के थ्रू ही ये डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरियल जो भी आप कहो ये ऊपर जा रहे हैं. तो ये लंग्स के इनर हिस्से से होते हुए आगे जाते हैं. तो ये जो येलो कलर का है ये म्यूकस है, ये सीलिया है, और ये डस्ट पार्टिकल का मोशन है. ओके, सो विच of following is the primary muscles responsible for the breathing. सांस लेने के लिए क्या हमारे लिए ज़रूरी होता है, तो बाइसेप मसल ऑब्वियसली नहीं होती है. डायफ्राम जो होता है यही है, या क्वाड्रिप्स है, एब्डोमिनल है. तो डायफ्राम को आप लोग जानते हैं कैसे होता है. अगर हम देखें तो द प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग इज डायफ्राम. This diaphragm is a dome shape
मसल्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ लंग। तो अगर हम कह रहे हैं ये हमारा लंग स्ट्रक्चर है, तो इसके नीचे एक बेस लाइक, एक डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो लंग्स के नीचे ये डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अपनी जगह पे मोशन करता है। अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। तो दिस सेपरेटेड द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। तो अगर हम कहें तो अगर हमारे पास ये लंग्स वाला हिस्सा है, ये चेस्ट कैविटी है, उसके बाद नीचे वो लीवर और वो सारा कुछ होता है, एब्डोमिनल कैविटी है। तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये डायफ्राम होता है जो कि अलग करता है। व्हेन वी इनहेल, हम सांस खींचते हैं तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ मूव करता है। जब सांस खींचते हैं तो फेफड़े फूलते हैं, तो फेफड़े फूलते हैं तो उनको फूलने के लिए जगह देने के लिए डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, फिर एक वैक्यूम क्रिएट करता है और जिसकी वजह से चेस्ट कैविटी में, जिसकी वजह से एयर जो होती है लंग्स में आती है। और बेसिक सा लॉजिक है। और जब हम बाहर फेंकते हैं तो डायफ्राम जो होता है रिलैक्स हो जाते हैं और ऊपर की तरफ मूव करते हैं, जिससे कि लंग्स की हवा बाहर चली जाती है। तो जब आप खींचते हो तो आप इसको ऐसे याद रखो, आपको सांस खींचनी है, आपको हवा खींचनी है, फेफड़ों में हवा भरेगी, फेफड़े फूलेंगे, फेफड़े फूलेंगे तो जगह चाहिए, डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, मूव डाउनवर्ड। और जब वो डायफ्राम का मसल्स कंट्रैक्ट होती हैं तो फेफड़ों पे दब एक तरह से हवा बाहर निकलती है तो वो फिर ऊपर चला जाता है। तो एक तरह से डायफ्राम जो होता है वो अपनी जगह पर कभी ऐसे मूवमेंट होता है, फिर ऐसे मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर अपवर्ड मूवमेंट। तो हमारे सांस के लेने के साथ साथ इस तरह से डायफ्राम मूव करता है। अब जो डायफ्राम जो होता है इट इज़ असिस्टेड बाय अदर मसल्स, ऑब्वियस सी बात है, जैसे इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं जिनके थ्रू इसका ये मूवमेंट लगातार बना होता है बिटवीन द रिब्स, विच हेल्प्स टू एक्सपेंड द कंट्रैक्ट द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग द ब्रीथिंग। ठीक है, और भी मसल्स होती हैं जो कि रिब्स के साथ हैं, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स हैं, जो कि इस डायफ्राम के ऊपर नीचे मोशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। हाउएवर द डायफ्राम इज कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन बिकॉज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। तो इसलिए इसको हम प्राइमरी मसल्स कहते हैं। लेट अस सी दिस। यहाँ पर देखो, ये हम इंस्पिरेशन मतलब सांस खींच रहे हैं, एक्सपायरेशन मतलब हम सांस बाहर फेंक रहे हैं। तो अगर ये ह्यूमंस हैं तो जो ह्यूमन का जो पूरा डायग्राम है तो इसका एक थोरैकिक कैविटी है, ये आपकी जो चेस्ट का जो पूरा ये पूरा हिस्सा है, ये आपका चेस्ट वाला हिस्सा है और उसके नीचे जो है आपका एब्डोमिनल का हिस्सा है। तो डायफ्राम ये देखो, ये जो रेड कलर का है डायफ्राम है आपके पास। तो अब यहाँ पे जो मसल्स होती हैं ये सब क्या करती हैं, जब आप सांस खींचते हो तो आपका फेफड़ा फूलता है, उस दौरान डायफ्राम हमारा नीचे की तरफ मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ होता है। और उसके बाद जैसे हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो फिर से हमारी इंटरकोस्टल मसल्स कुछ इस तरह से भी हमें असिस्ट करती है हमारे डायफ्राम को, डायफ्राम हमारा रिलैक्स होता है, ये वापस आ जाता है यहाँ पर और फेफड़े से हवा बाहर निकलती है। तो याद रखो किस तरह से डायफ्राम नीचे जा रहा है जब हम सांस खींचते हैं, ताकि हमारे फूले हुए फेफड़ों को जगह मिल पाए, और फिर जब हम सांस बाहर फेंकते हैं तो डायफ्राम वैक्यूम की वजह से, फेफड़ों की सिकुड़ने की वजह से फिर से ऊपर चला जाता है। Okay, so what is the condition in which the airways become inflamed and narrowed, making difficult to breathe? इन्फ्लेमेशन हो जाता है उसके अंदर, आप सूजन भी कह सकते हैं। इन्फ्लेमेशन में तो कई सारे उस तरह से सूजन हो जाता है, उसके अंदर कोई रेडनेस या ऐसा कुछ कैसे होता है, और वो सिकुड़ कैसे जाते हैं, और सांस लेने की डिफ़िकल्टी होती है। तो क्या वो कंडीशन आस्थमा कहलाती है, एम्फिसेमा कहलाती है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहलाती है, निमोनिया कहलाती है? तो वो कंडीशन जब एयर इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं और सांस लेने की डिफ़िकल्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इस तरह की कंडीशन को हम आस्थमिक कंडीशन कहते हैं। या देखते हैं इसके बारे में, द कंडीशन इन विच द एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरोड, और जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, उसको हम आस्थमा कहते हैं। आस्थमा इज़ अ क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, मतलब ये लंबे समय तक और जानलेवा भी हो सकती है डिजीज़ अगर प्रॉपरली इसको मैनेज ना किया जाए। दैट अफेक्ट द एयरवे कॉजिंग एपिसोड्स ऑफ वीजिंग, कफिंग, चेस्ट टाइटनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। ड्यूरिंग द अस्थमा अटैक द एयरवे बिकेम इन्फ्लेम एंड सॉलन, सूजन आ जाती है, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जब कहते हैं आस्थमिक अटैक होता है, बहुत तेज़ी से खांसी आती है, तो उसका यही कारण होता है। सो मसल्स जो होते हैं सराउंड करती हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं, जिसकी वजह से हवा को आने जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता और लंग्स तक, और वही हमारे लिए सारी दिक्कतें होती हैं। द एयरवे
ऑल्सो प्रोड्यूस एक्सेसिव म्यूकस। अब वहाँ उस पैसेज में सिकुड़न की वजह से तो वैसे ही वहाँ से हवा लंग्स तक नहीं जा रही, ऊपर से म्यूकस भी बनना शुरू हो गया, तो वो और फर्दर नरोइंग करता है एयर पैसेजेस को। सो अस्थमा अटैक कैन बी ट्रिगर्ड बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर, जैसे एलर्जी, पोल्यूशन हो गया, एलर्जी कोई हो गया इस तरह से, या डस्ट हो गया, एक्सरसाइज हो गया, स्ट्रेस हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, मतलब कई सारे ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जिनकी वजह से हो सकता है। अस्थमा इज़ अ ट्रीटेबल कंडीशन, मतलब हम इसको एक टेम्पररी एक राहत दे सकते हैं। बहुत अस्थमिक अटैक है तो इनहेलर के थ्रू या किसी स्टीम या किस तरीके से हम उसको कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं, बट हम उसको पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। जो ट्रीटमेंट टिपिकली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इनहेलर एंड अदर मेडिकेशन टू कंट्रोल द इन्फ्लेमेशन एंड ओपन अप द एयरवेज। ओके, पीपल विद अस्थमा आर ऑल्सो एडवाइज टू अवॉइड ट्रिगर्स एंड टू मॉनिटर देयर सिम्टम क्लोजली सो दैट दे कैन एक्शन, ताकि हम जान सकें ना कि हमारे कौन सी चीज़ें जिससे हमें ये शुरू हो जाता है। तो ट्रिगर अगर आप जान गए तो आप काफ़ी हद तक उससे अवॉइड कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। वो कौन सा प्रोसेस क्या होता है जिससे ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर फैलता है। तो आप तो जान ही रहे हो भाई, ये तो फिर रेस्पिरेशन ही है जिसके थ्रू ऐसा हो रहा है। सो द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लंग टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड सिस्टमिक गैस एक्सचेंज। अब हम थोड़ा सा बड़े लेवल बात करें तो एक सिस्टमिक गैस एक्सचेंज होता है। सो आफ्टर ऑक्सीजन इट इज टेकन अप बाय द ब्लड इन द लंग एंड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द बॉडी टिश्यूज बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आप जब सिस्टमिक गैस एक्सचेंज जब हो रहा होता है तो उस दौरान क्या होता है, लंग्स से ब्लड हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड में जाता है, वहाँ से पूरी बॉडी में फैलता है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड ट्रेवल्स द लंग्स द हार्ट वेयर इट पंप आउट टू द बॉडी टिश्यू वाया द आर्टरीज। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हार्ट तक जाता है, हार्ट उसको पंप करता है जिससे वो शरीर के कोने कोने तक पहुंचता है जहां उसकी ज़रूरत होती है। द ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द कैपिलरी इनटू द सराउंडिंग टिश्यूज वेयर इट इज़ यूज्ड बाय द सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी वहाँ से वापस ले लिया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट उस सेलुलर रेस्पिरेशन से, और फिर वो डिफ्यूज हो जाता है कैपिलरी में। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट बैक हो जाता है लंग्स को, और फिर वहाँ से वो शरीर से बाहर सांस के द्वारा छोड़ दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज। तो एक तरह से रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज ही है वो प्रोसेस। Together, the respiratory and circulatory system work to ensure that oxygen is delivered to the body tissues and the carbon dioxide is removed from the body. इस बात को हम यहाँ पर assure करते रहते हैं। So, what is the name of the tiny hair-like structure in the respiratory system that helps to move mucus and debris out of the air? तो जो tiny hair-like structure होते हैं उसको हमने सिलिया कहा ही था, जैसा कि उसका एक एनिमेशन मैंने आपको शो भी किया था। तो ये है वो सिलिया, और ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर इधर उधर दाएँ बाएँ घूमते हुए दिख रहे हैं, ये आपका सिलिया है जो कि ये काम करता है। Okay, now what is the name of the condition in which the air sacs in the lung become damaged and lost their elasticity, making it difficult to exhale? तो जब वो सिलिया, वो जो एयर सैक्स होते हैं, एल्वियोली जो होते हैं, जब वो डैमेज हो जाए, जो मैंने बात की थी शुरुआत में ही कि कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है वो कैविटीज़ का, उससे ही तो गैस एक्सचेंज हो रही होती है। अगर वही नष्ट हो जाएगा तब तो फिर ज़िंदगी पे समझ ही रहे हैं कितना खतरनाक है। तो वो है एम्फिसेमा जो होता है। तो एम्फिसेमा जो होता है, एम्फिसेमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि जो एल्वियोली होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो ज़रा देखिए, एक आपके पास एक्सरे है, आप यहाँ पर देखें ये जो कुछ हिस्से हैं, जो वाइट ये पोर्शन है, यहाँ पर जो कुछ हिस्से हैं, खैर एक इंसान जिसके पेस मेकर लगा है उसका एक्सरे है। तो इस हिस्से में क्या हुआ, ज़रा यहाँ पे देखो, जो लंग्स हैं, लंग्स में जो चैम्बर हैं, आप देखो ये चैम्बर, ये एल्वियोली हैं जो कि ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं, जो है डैमेज्ड। तो एम्फिसेमा ये हो चुका है। अगर हेल्दी होते तो इस तरह से हेल्दी, ये जो रेड कलर के हैं जिसके अंदर एयर कैपिलरी है, ये पूरा एयर पैकेट है, तो ये एयर बलून्स, छोटे छोटे एयर बलून हैं, ओपन वैल्यून है यहाँ पर, जहाँ पर की हवा भर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखो डैमेज्ड हैं, ये देखो ये जो ब्राउन कलर के हैं, दे आर ड्राइड काइंड ऑफ थिंग, सूख गए हैं, ऐसा कुछ है कि दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक तरह से कैप्चरिंग द एयर। अब इनके अंदर वो ट्रांसपेरेंसी या कुछ ब्लॉकेज या कुछ टीयरिंग हो चुकी है जिसकी वजह से हवा इसके अंदर ट्रैप नहीं हो सकती। हवा ट्रैप नहीं होगी तो उतना प्रेशर नहीं क्रिएट होगा जिससे कि डिफ्यूजन हो पाए। तो इसको हम एम्फिसेमा कहते हैं। ये एक बहुत ही बुरी बीमारी होती है।
अब इस तरह की बीमारी के लिए क्या कह सकते हैं भाई, सिगरेट वगैरह है या इस तरह का आप कुछ लोग होते हैं ऐसी जगहों पे काम करते हैं जहाँ बहुत सारा डस्ट और ये सब होता है जो उनके लंग्स के लिए आसान, या सिगरेट एक बहुत बड़ा स्मोकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। जस्ट एक खैर अब पता नहीं क्वेश्चन उस तरह से तो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक डॉक्टर होने वाले हो आप लोग तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको दे रहा हूँ कि अगर रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस को हम देखें हम इंसानों की जो कि एट द 25 एज से शुरू हुआ है, तो 25 साल की उम्र में अगर हम देखें तो मान लो 25 साल का एक युवक है जिसकी 100% है उसकी रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस। जैसे वो 25 से 50 की तरफ बढ़ता है, अगर उसने कभी स्मोक नहीं किया है तो ये उसकी जो लंग्स की परफॉर्मेंस है उम्र के साथ तो कम होती ही है, पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस कम होती है। तो ये नेवर स्मोक वाली ब्लू लाइन है कि ठीक है नेवर स्मोक है तो उसकी रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर आप देखें कि रेगुलर स्मोकर जो 25 साल की उम्र से स्मोक कर रहा है तो उसकी ब्लड, उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है तेज़ी से डिग्रेड करता है। आप देखो ब्लू लाइन की तुलना में तेज़ी से डिग्रेड कर रहा है। और अब मान लो उसको रियलाइज़ हुआ और उसने 45 की एज में सिगरेट छोड़ दी, तो जो डिक्रीमेंट हो रहा था उसकी रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस में वो स्लो हो जाएगा। इसलिए अब वो इस ट्रैक पे ना जा करके थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे जाएगा। लेकिन यहाँ जो डैमेज हो चुका उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, दिस इज़ इरिवर्सिबल। तो अब वो 45 साल की उम्र से उसके लंग्स अपने आप कुछ हद तक रिकवर करेंगे, लेकिन जो डैमेज है उसको अपने अंदर रखेंगे, जिसकी वजह से एक अलग ट्रैक पे जा रहा है। तो जो डिक्रीमेंट है वो हो तो रहा है लेकिन ब्लू से तेज हो रहा है लेकिन रेड से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसको करीब 75 साल से आप मान लो 80 साल तक, उस 80 साल तक आते आते उसके अंदर एक डिसेबिलिटी आ जाएगी, उसके लंग्स की जुड़ी हुई कोई डिसेबिलिटी हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको कुछ हद तक अपने हेल्थ लाइफ में प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने पड़ेंगे। मान लो ये 45 साल में सिगरेट पीना नहीं छोड़ता है, रेगुलर स्मोकर है, और ये हम एक्टिव स्मोकर की बात कर रहे हैं, पैसिव स्मोकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब वो यहाँ आया उसने मान लो 65 साल की उम्र में उससे कहा गया कि भाई अब आप सिगरेट छोड़ दीजिए, तब तक उसको कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो चुकी है, तभी डॉक्टर ने कहा कि 65 एज पे कि अब इसको छोड़ दो। अब वो 65 के एज पे छोड़ता है तो लंग्स में काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका है, क्योंकि उसने 40 साल तक, 25 साल की उम्र शुरू के 40 साल तक लंग्स पे अत्याचार किए हैं। यहाँ से लंग्स कुछ हद तक अपनी बॉडी को, अपने आप को रिकवर करेंगे, लेकिन ये भी है कि आप समझ लीजिए कि 75 से थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते तब तक उसकी डेथ हो सकती है। और ये नहीं कि इसी वजह से उसकी डेथ होगी, बट दिस इज़ समथिंग विच शुड नॉट बी द, होना नहीं चाहिए था। जबकि इसकी कुछ एक्स्ट्रापोलेट है और इसका कुछ अलग अलग एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है, लंग्स का हम परफॉर्मेंस दिख रहे हैं। तो यहाँ हमें इस बात पे नहीं चर्चा करनी कि वो व्यक्ति कब मरेगा, क्या जो कभी सिगरेट नहीं पीते बहुत लंबा जीते हैं, या जो कम ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। हम इस बहस की बजाय हम इस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बारे में देखें जो बहुत समय बाद लोगों ने इसको डिस्कस किया है, इसको इकट्ठा किया है। ये साफ साफ दिखा रहा है कि रेस्पिरेटरी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ करती है अगर हम स्मोकर या स्मोकिंग करते हैं। अब इसमें एक बहस है कि आप एक्टिव स्मोकर हो या पैसिव स्मोकर हो, कि आप सिगरेट पी रहे हो या आप डस्ट और पुअर एयर क्वालिटी को देख रहे हो, इसकी वजह से है, वो ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। ये फर्स्ट पोर्शन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आई होप इसमें की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आई होंगी, और भी सेशंस हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।